हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल का 24 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन लेकर मैं आप सभी के बीच खड़ा हूं। और दोस्तों यूपीपीसीएल में सिलेक्शन पाने की बारी अब आपकी बारी है और आपके माँ बाप के आंखों में दोस्तों जो अरमान है उस अरमान को हकीकत में बदलने की ये भी दोस्तों जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए दोस्तों उन्हीं के सपनों के प्रति मैं इस क्लास को समर्पित करता हूं। ये क्लास है दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। देखना आज का मोटिवेशन लाइन क्या है दोस्तों कि आपके विचार ही आपके जीवन निर्माण करते हैं। जैसा दोस्तों आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, है ना। ये क्लास है दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट का जो एग्जाम डेट 24/1/2019 यूपीपीसीएल के द्वारा शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों भले ये यूपीपीसीएल का क्लास है दोस्तों, लेकिन भारत के केंद्रीय एवं राज्य स्तर के आईटी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कंटेंट काम आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दोलक सबसे अधिक स्थिर होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो दोलक है दोस्तों वो सबसे अधिक स्थिर होता है, वो है आपका क्रिस्टल कंट्रोल दोलक। कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टल कंट्रोल दोलक, है ना। अगर मैं कहूं दोस्तों ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो लिखेगा ये पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है। किस पर? पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव थ्योरी पर ये क्या करती है दोस्तों, ये इसका क्या है तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, है ना। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया? पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। और सुनना जो दोस्तों इसका निर्माण है ना वो कैसे होता है ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए दोस्तों। रोसेल नमक से, किससे किया जाता है? रोसेल नमक प्लस दोस्तों टूमेलाइन, है ना। रोसेल नमक प्लस टूमेलाइन से क्या किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है। देखना जब भी दोस्तों क्रिस्टल की बात आए ना तो क्रिस्टल में आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे डायोड को आप क्रिस्टल डायोड बनाते हैं तो शुद्ध P और शुद्ध N का इस्तेमाल करते हैं। बस दोस्तों हूबहू अगर ऑसिलेटर आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर बनाना है तो क्या करना होगा आपको दोस्तों? दो इंडक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका? दो इंडक्टर, है ना। दो इंडक्टर प्लस एक कैपेसिटर, है ना। एक कैपेसिटर से मिल करके क्या बनता है? दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर से मिल करके क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर का निर्माण किया जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए ना इसका सिंबल कैसा होता है तो सिंबल देखिएगा इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये क्या है? इसका सिंबल है। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। देखिए जो डिजिटल आईसी होते हैं, है ना, जो आपके दोस्तों नोट कीजिएगा, जो आपके डिजिटल आईसी सर्किट होते हैं ना, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, वहीं पर इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। हार्टले कोलपिट ऑसिलेटर का प्रयोग आप कहां पर करते हैं तो सबसे पहली लाइन लिखिएगा। साथ ही साथ इसके बारे में भी सुनिए कि इसको ना हम हार्मोनिक्स, इसको हम दोस्तों हम हार्मोनिक्स ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हार्मोनिक्स ऑसिलेटर के नाम से इसको जानते हैं। अगर कभी एग्जाम में ये पूछे कि हार्मोनिक्स ऑसिलेटर के नाम से हम किस ऑसिलेटर को जानते हैं तो आप लिखिएगा हार्टले कोलपिट ऑसिलेटर को। और जो इसका यूज है दोस्तों वो यूज आपके लिए मायने नहीं रखता है ना, लेकिन इसका अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिए दोस्तों इसका यूज हम कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। कहां पर? कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज किया जाता है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर इसका दूसरा नाम है। साथ ही साथ सुनते जाइए कि जो आपका आरसी फेज शिफ्ट है ना, इस आरसी फेज शिफ्ट का आप इस्तेमाल कहां पर करते हैं? ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए दोस्तों? इसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि श्रव्य ध्वनियों के लिए, है ना। देखिए अगर मैं कहूं दोस्तों श्रव्य ध्वनियों का प्रकाश कितना है, परास कितना है, उसका रेंज कितना है तो आप नोट करना कितना है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। कितना? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि होगी उसको हम आसानी से सुन सकते हैं। ये आपके लिए दोस्तों एक नई चीज आज आपको
आपको सुनने को मिला। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर कि तारा कनेक्शन के लिए लाइन वोल्टेज किस मान के समान होता है। दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो आंसर भी इसका बड़ा आसान ही होगा कि √3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर होता है। कितना? √3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर। एक बात सुनना दोस्तों मेरी, देखिए अगर कोई मोटर आपकी है और उस मोटर को आप सप्लाई उस वाइंडिंग से दे रहे हैं जो कनेक्टेड है स्टार से, तो जब आप स्टार कनेक्टेड मोटर को सप्लाई देते हैं ना, तो वो सप्लाई वोल्टेज दोस्तों 2 वाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है? वो दोस्तों √3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि एक वाइंडिंग को 230 वोल्ट मिलेगा, 415 वोल्ट देने के बावजूद भी हर वाइंडिंग को 230 वोल्ट मिलेगा, है ना। लेकिन अगर यही सप्लाई डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में हम देंगे तब दोस्तों पूरा वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज एक समान होता है, लेकिन इसमें वोल्टेज कितना होता है? √3 गुना के समान होता है ना। और देखना कई बार यह पूछा गया है कि इसमें जो लाइन वोल्टेज है, सुनना, इसमें जो लाइन वोल्टेज है ना, किसको कहा जाता है लाइन वोल्टेज? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जो आपका लाइन वोल्टेज है 2 फेज के बीच में मापा गया वोल्टेज है ना, 2 फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों फेज वोल्टेज किसको कहा जाता है, तो भी आप नोट करना कि एक फेज है ना, लिखना आप एक फेज प्लस एक न्यूट्रल के बीच मापा गया जो वोल्टेज होगा दोस्तों, उसी को कहा जाता है लाइन वोल्टेज, सॉरी उसी को फेज वोल्टेज कहा जाता है। देखिए लाइन वोल्टेज बड़ी होती है और जो फेज वोल्टेज है वो छोटी होती है। आपको दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन, किसी स्टार डेल्टा कनेक्शन में, सुनना दोस्तों, किसी स्टार डेल्टा कनेक्शन में शक्ति के लिए निर्मित सूत्र क्या है ना, शक्ति के लिए, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है √3 लाइन वोल्टेज गुणे लाइन करंट इंटू cos फाई, और ये भी इसका करेक्ट आंसर है कि 3 गुणे फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट गुणे cos फाई। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखना ये दोनों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने में इसीलिए लेकर के आया ताकि दोनों ऑप्शन से आप रूबरू हो सके, है ना। कोई जरूरी नहीं कि हर बार दोस्तों लाइन वोल्टेज लाइन करंट वाला ही ऑप्शन आपके सामने आए। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन किसी भी रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है ना। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 124 तक आप पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मेरा पूरा साथ देना दोस्तों, जब तक मैं क्लास में बन रहा हूं आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाकर जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 124 कि उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए, है ना, उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे सस्ता और शक्तिशाली रेक्टिफायर निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है दोस्तों आपका 3 फेज रेक्टिफायर। ये क्या है? सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली। इसका यूज कहां पर करते हैं वो सुनना। सबसे पहले लिखिए 3 फेज रेक्टिफायर का वर्क क्या है। ये दोस्तों 3 फेज एसी को ये कन्वर्ट कर देती है किसमें? डीसी में। ये क्या है दोस्तों? ये इसका काम है और इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं वो अब सुनना, है ना। जो दोस्तों आपका यूपीएस सिस्टम हो गया, है ना, या फिर वीएफडी सिस्टम हो गया, उनमें दोस्तों इसका यूज किया जाता है। या फिर जो आपका साइक्लो कन्वर्टर होता है, कौन सा? साइक्लो कन्वर्टर, या फिर दोस्तों आपका रेगुलेटर हो गया ना, इन सभी में इस्तेमाल किया जाता है 3 फेज रेक्टिफायर का, है ना। इन सभी में 3 फेज रेक्टिफायर को ही आप काम में लेते हैं। सिंगल फेज रेक्टिफायर का यूज कहां पर करते हैं वो लिखेगा। जो आपका दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती है, कौन सी युक्तियां? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां है ना, उनमें सिंगल फेज का जो रेक्टिफायर होता है ना वही काम में लेते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर सुनना, इसी के साथ में एक और चीज सुनना दोस्तों आप, जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है ना, आप दोस्तों जिस मोबाइल से अभी मेरा क्लास देख रहे हैं ना, उस मोबाइल को जब आप चार्जर करते हैं तो उस चार्जर में दोस्तों, यानी कि जो चार्जर आपका है वो एक एडॉप्टर है। एडॉप्टर के अंदर अगर पूछे कि कौन सा रेक्टिफायर लगा होता है, वो होता है दोस्तों आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। अगर पूछे इसमें कन्वर्टर कौन सा लगा होता है, तब आप लिखना दोस्तों, जो कन्वर्टर होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों फ्लाई बैक कन्वर्टर। उसको हम क्या नाम देते हैं?
फ्लाई बैक कन्वर्टर के नाम से जानते हैं, है ना, फ्लाई बैक कन्वर्टर। तो जब कन्वर्टर पूछे तो लिखना फ्लाई बैक कन्वर्टर, जब रेक्टिफायर पूछे तो लिख देना फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। तो ये आपको दोस्तों ये क्वेश्चन एक और आपको एक अच्छी चीज और अच्छी जानकारी देकर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 125 तक आप पहुंच चुके हैं। किसी फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर सर्किट में कितने डायोड लगाने की अनुमति है? वो दोस्तों जो अनुमति है ना उसमें इसमें दोस्तों 4 डायोड लगाए जाते हैं। कितने? 4 डायोड लगाए जाते हैं और ब्रिज के आकार में दोस्तों इसको कनेक्ट किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की रेक्टिफिकेशन क्षमता कितनी होती है? मुझे मालूम है, इसका आंसर आपको पता है ना, 40.6 इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, सुनना उस चीज को। अगर मैं पूछूं दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है ना, रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो आप लिखे दोस्तों इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर। कितना? इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर इसका क्या होता है? रिपल फ्रीक्वेंसी होता है। ये भी आप नोट करते जाइए। अगर मैं कहूं दोस्तों इसका जो रिपल फैक्टर होता है ना, वो रिपल फैक्टर कितना होता है? तो लिखिएगा 1.21 इसका रिपल फैक्टर होता है। तो ये सारी चीजें आप नोट करते चलिए। इन सभी चीजों का दोस्तों पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, है ना। तो देखिए रिपल फैक्टर 1.21 रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अगर दोस्तों पूछे इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर, है ना, नोट करना, अगर इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होता है? वो होता है दोस्तों 0.287 इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर है। और उसी के साथ में लिखना इसमें डायोड की जो संख्या होती है ना, डायोड की संख्या दोस्तों आपको मालूम होगा, इसमें 1 डायोड लगाया जाता है। कितने डायोड लगाने की इसमें अनुमति है? 1 डायोड। लेकिन अगर शीर्ष गुणांक में पूछूं दोस्तों कितना होता है इसका शीर्ष गुणांक, तो वो शीर्ष गुणांक होता है 2। ध्यान से सुनना दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर में शीर्ष गुणांक होता है 2 और डायोड लगे होते हैं 1। यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.287 और रिपल फैक्टर 1.21, रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर। अगर पूछे इसका दोस्तों करंट रेटिंग के बारे में एक और लिख लेना दोस्तों, इसका जो करंट रेटिंग है ना वो कितना होता है? तो जो करंट रेटिंग है दोस्तों, लोड करंट बराबर होता है डायोड की करंट के, है ना। किसके करंट के? जो डायोड में करंट चल रही है दोस्तों और जो लोड करंट चल रही है, लोड में जो करंट चल रही है वो सब क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन केवल हाफ वेव रेक्टिफायर में, अदर रेक्टिफायर में ये अलग होता है। आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सब बताया गया है। एचआरसी फ्यूज का परिपूर्ण नाम क्या है? ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसका पूरा नाम है। जो एचआरसी फ्यूज है दोस्तों ये 2 एम्पियर से लेकर के 800 एम्पियर तक की बनाई जाती है। कितना? 2 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक की इसको दोस्तों इसको बनाया जाता है। और देखिए हाई रप्चरिंग जो कैपेसिटी है ना, इसके अंदर बड़ा एक क्वालिटी होता है। वो क्वालिटी क्या है दोस्तों कि अगर 3 से लेकर के 4 सेकंड, कितना टाइम? 3 से लेकर के 4 सेकंड तक अगर इसके निर्धारित करंट रेटिंग से 2 गुना मान का करंट सर्किट से फ्लो होता है ना इस फ्यूज के माध्यम से, तो भी दोस्तों इसको वो सहन कर सकती है। ये क्या है? इसकी क्वालिटी, इसकी विशेषता है। लेकिन अगर वो फॉल्ट करंट 4 सेकंड से अधिक प्रवाहित होगा ना, तब दोस्तों ये सर्किट को तोड़ देगी। और जो एचआरसी फ्यूज है इसका दोस्तों फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? ये एमपीटीओ में अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना। लिखेगा जो एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर है ना दोस्तों वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 होता है। कितना होता है? फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 होता है। और यही आपका एचआरसी फ्यूज है ना। एचआरसी फ्यूज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है। और देखना इसको दोस्तों बहुत हाई, मतलब कि हाई वोल्टेज लाइन के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। एसी के हाई वोल्टेज लाइन, इसको भी आप ध्यान में रखें। किसी सल्फर हेक्साफ्लोराइड ब्रेकर का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्षमता कितना होता है? सुनना दोस्तों, इसको 3.3 किलो वोल्ट से लेकर 765 किलो वोल्ट तक की इसको दोस्तों डिजाइन किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 765 किलो वोल्ट तक, है ना। देखना इसमें जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ना दोस्तों, इसका काम क्या होता है कि जैसे ये ब्रेकर सर्किट को दोस्तों तोड़ती है तो बहुत अधिक इसके जो दोनों कॉन्टेक्ट होते हैं ना, उस कॉन्टेक्ट पे दोस्तों आर्क उत्पन्न होता है। उस आर्क को समाप्त करने के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस को दोस्तों क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका SF6 गैस है ना दोस्तों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। कौन सा? इलेक्ट्रो
निगेटिव रूप का ये क्या होता है, गैस होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस है। और ये जो गैस है ना दोस्तों, अलग से एक सिलेंडर में भरी जाती है और उस सिलेंडर का कनेक्शन सल्फर हेक्साफ्लोराइड वाला ब्रेकर के साथ किया जाता है ना। इसमें जो गैस होता है वो ब्रेकर में नहीं, अलग से सिलेंडर में भरी होती है और उस सिलेंडर का दोस्तों पाइप के माध्यम से कनेक्शन दिया जाता है इस ब्रेकर को। और जैसे ये ब्रेकर सर्किट को तोड़ती है और आर्क निकलता है, उस आर्क को बुझाने के लिए ये जो SF6 गैस है दोस्तों, ये 7.0 बार के प्रेशर के साथ दोस्तों कहां जाती है, ब्रेकर में जाती है और आर्क को ये क्या करती है, बुझा देती है ना। तो ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 129 नंबर। सेशन पसंद आने पर इस क्लास को बिल्कुल दिल खोल करके दोस्तों आप शेयर करना है ना, बेझिझक शेयर करना। किसी इंडक्शन मोटर की बॉडी तैयार करने हेतु किस धात्विक पदार्थ को महत्वता दिया जाता है, वो है दोस्तों आपका स्टील से बनाई जाती है, बाद में दोस्तों इसमें ऐड किया जाता है सिलिकॉन। एक बात कॉमन है दोस्तों, और वो क्या बात कॉमन है कि अगर इंडक्शन मोटर की दोस्तों पूछे ना, तो इंडक्शन मोटर का भी आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का ही बनता है और डीसी मोटर का भी आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का ही बनता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि जो डीसी मोटर है ना उसका आर्मेचर रोटेट करता है, लेकिन एसी मोटर के आर्मेचर को रोटेट नहीं कराते हम, क्योंकि एसी जो है दोस्तों, एसी सप्लाई वो खुद रोटेट करती हुई चलती है। इसलिए इंडक्शन मोटर में सिलिकॉन स्टील को हम यानी कि इसके आर्मेचर को रोटेट नहीं कराते हैं। तो इस सिलिकॉन स्टील से क्या बनती है, इसकी बॉडी तैयार होती है। जो बॉडी है दोस्तों, इस बॉडी का काम क्या होता है, तो कुछ पॉइंट्स लिखना इस बॉडी के। पहला पॉइंट्स लिखना दोस्तों कि जो आप मोटर का पोल होता है ना, पोल को यांत्रिक आधार प्रदान करना है ना, पोल को क्या करना, यांत्रिक आधार देना। ये किसका काम है, बॉडी का ही काम है। दूसरा दोस्तों चुंबकीय पथ तैयार करना है ना, चुंबकीय पथ प्रदान करना। अगर बॉडी नहीं रहेगी तो जो चुंबक दोस्तों N से S पोल की ओर जा रहे हैं ना, जो चुंबकीय रेखाएं, जो चुंबकीय लाइंस बन रही है वो दोस्तों बाहर हो जाएंगी, बाहर चली आएंगी और दोस्तों वो अलग अलग रास्तों से वो बिखर जाएंगी, लीकेज अधिक होने लगेगा है ना। तो चुंबकीय पथ प्रदान करना ये बॉडी का ही काम है। और तीसरा दोस्तों, तीसरा लिखेगा सभी आंतरिक भाग को है ना, मोटर के सभी आंतरिक जितने भी दोस्तों क्या है भाग हैं, उन भाग को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है ना। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करना। ये भी किसका काम है, ये भी दोस्तों बॉडी का ही काम होता है। क्रोमियम स्टील से क्या बनाया जाता है, तो मोटर का दोस्तों जो सॉफ्ट होता है ना वो क्रोमियम स्टील से बनता है। कास्ट स्टील से क्या तैयार किया जाता है, तो बड़ी मोटर की बॉडी, सुनना, बड़ी मोटर की अगर क्या करना है, बॉडी तैयार करना है, तो फिर आप दोस्तों आप कास्ट स्टील को ही इस्तेमाल मिलेंगे। कार्बन स्टील से क्या बनाते हैं, तो इससे दोस्तों बॉल बीयरिंग तैयार की जाती है। इससे क्या तैयार किया जाता है, बॉल बीयरिंग। यानी कि मोटर में दोस्तों अगर बॉल बीयरिंग बनाना है तो मोटर के लिए कार्बन स्टील को आप यूज करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 130 आने वाला है आपके सामने। 32 वाट के सोल्डरिंग आयरन की बिट बनाई जाती है, किससे आप बनाते हैं, बड़ा इजी सा आंसर है इसका कि कॉपर यानी कि तांबा का इस्तेमाल करके हम 32 वाट हो दोस्तों, चाहे कितने भी वाट का सोल्डरिंग बिट हो, उसको हम क्या करते हैं, कॉपर का ही इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम शीट पर टकाई जैसे कार्य को सफल बनाने के लिए किस फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, आयर नंबर 7 है ना। बड़ा दोस्तों स्टाइलिश नाम है, आयर नंबर 7। आयर नंबर 7 फ्लक्स है, क्या है। और जैसे कि आपका एल्यूमिनियम का शीट मेटल हो गया, उसको आपको काटना है ना, उसको क्या करना है, उसमें वेल्डिंग करना है, तो आप किस फ्लक्स का यूज करेंगे, ये आपसे कहा गया है। हाउस होल्ड में प्रयोग किए जाने वाले मिक्सी ग्राइंडर, सुनना, मिक्सी ग्राइंडर में जो निर्धारित क्षमता होती है दोस्तों है ना, निर्धारित क्षमता किस क्षमता के बनाए जाते हैं, तो वो आपके 100 वाट से लेकर के 600 वाट क्षमता के बनाए जाते हैं है ना। 100 वाट से लेकर के 600 वाट तक आप ना इसको ध्यान रखना, ये एक डेटा है। भले दोस्तों मिक्सी ग्राइंडर आप 2000 वाट वाली आपके घर में होगी, लेकिन दोस्तों निर्धारित मान की यहाँ पर बात की जा रही है वो 100 से लेकर 600 वाट है। क्वेश्चन नंबर 133 है, किसी कैपेसिटर प्रारंभ प्रेरणी मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को किस वाइंडिंग के
के साथ सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हम सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। और जोड़ने का हमारा मोटो क्या होता है, तो वो सुनना। हम चाहते हैं दोस्तों जो हमारा इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज वाली है ना, उसमें 2 वाइंडिंग, हमने एक वाइंडिंग एक्स्ट्रा जोड़ रखा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम चाहते हैं ना मोटर का जो रोटर है वो 75% स्पीड प्राप्त करने पर ये अलग हो जाए, तो उसी के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल दोस्तों हम स्विच लगाते हैं। ये एक मैकेनिकल स्विच होता है। किस प्रकार का, ये एक मैकेनिकल स्विच होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल एक स्विच भी होता है और एक फोर्स भी होता है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन, उस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का चुनाव कीजिए जिसका प्रारंभिक टॉर्क कैसा हो, उच्च हो, वो है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए ये इसकी एक विशेषता है ना, इसका एक लाभ है, लेकिन दोस्तों हर लाभ का एक न एक हानि होता है। तो एक हानि नोट करना कि इसकी जो दक्षता होती है ना दोस्तों, वो दक्षता दोस्तों क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें कॉपर लॉस बहुत अधिक होता है ना। इसमें क्या होता है, कॉपर लॉस बहुत दोस्तों अधिक होती है, जो दक्षता को क्या कर देती है, घटा देती है। और इसका इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं, तो जैसा कि दोस्तों क्रेन हो गया है ना, क्रेन या फिर एलिवेटर्स में, कहां पर, क्रेन और एलिवेटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कहां पर करते हैं आप, तो औद्योगिक क्षेत्रों में। कहां पर प्यारे दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्रों में आप इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपको बहुत भली भांति से पता भी होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 135, ओसीबी का शुद्धतम रूप क्या है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑयल सर्किट ब्रेकर है। क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर पूछे ना इसका इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं, तो सुनना, सब स्टेशन में। कहां पर, सब दोस्तों स्टेशन में, या फिर ट्रांसमिशन लाइन पर। कहां पर, सब स्टेशन या फिर ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों इसका यूज करते हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो किस टाइप के ट्रांसमिशन लाइन में, जिस ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज हो दोस्तों 11 किलो वोल्ट, कितना, सॉरी 11 किलो, हाँ 11,000 वोल्ट हो, वहीं पर इसको हम ऑयल सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। और सुनना, ऑयल सर्किट ब्रेकर दोस्तों आज के टाइम पे ना इसका इस्तेमाल बड़ा कम किया जा रहा है, बहुत कम किया जा रहा है। किसी इलेक्ट्रिक मोटर में ओवरलोडिंग रिले को लगाने का क्या उद्देश्य है हमारा, तो एक ही उद्देश्य है, ओवरलोड से बचाने के लिए। देखना, ओवरलोड के कंडीशन में दोस्तों उच्च करंट चलती है। एक पॉइंट लिखना कि उच्च करंट दोस्तों चलने के 2 रीजन है। कौन कौन सा रीजन, पहला है दोस्तों ओवरलोडिंग, है ना, पहला क्या है, ओवरलोडिंग, और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पर भी उच्च करंट चलती है और ओवरलोडिंग के टाइम पर भी उच्च करंट चलती है। वो कॉन्सेप्ट सुनना कैसे, मान लीजिए कि कोई एक मोटर है जिसमें दोस्तों हम पावर 50 किलोवाट का देते हैं, कितना, यानी कि उसमें 50 किलोवाट का कोई लोड डालते हैं, है ना। उसकी रेटिंग है 50 किलोवाट तक लोड को सहन करने की, और 50 किलोवाट में मान लीजिए कि ये 50 एम्पियर का करंट लेती है, कितना, 50 एम्पियर का। लेकिन आपने इसमें क्या कर दिया, 55 किलोवाट का लोड डाल दिया, है ना। तो 5 किलोवाट का लोड इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। करंट आ रही थी 50 एम्पियर 50 किलोवाट लोड को चलाने के लिए, लेकिन 5 किलोवाट का लोड एक्स्ट्रा हो गया। तो अब इस 5 किलोवाट को लोड को चलाने के लिए भी तो करंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो 5 किलोवाट का लोड है ना, ये दोस्तों रिक्वायरमेंट देगी, ये रिक्वायरमेंट डालेगी दोस्तों, डिमांड करेगी सप्लाई से सप्लाई करंट की। हमने अगर दोस्तों 50 एम्पियर से अधिक करंट मोटर को दे दिया ना, तो मोटर जल जाएगी। लेकिन ये 5 किलोवाट का जो एक्स्ट्रा लोड है, ये डिमांड कर रही है सप्लाई से सप्लाई करंट की। अब डिमांड के अकॉर्डिंग मोटर दोस्तों सप्लाई करंट लेगी। अगर ले ली दोस्तों, तब 50 एम्पियर से करंट बढ़ जाएगा और आपका मोटर जल जाएगी, है ना। तो ओवर करंट के टाइम पे भी उच्च, यानी कि ओवरलोडिंग के टाइम पे भी उच्च करंट चलती है, और शॉर्ट सर्किट के टाइम पे भी उच्च करंट चलती है। दोस्तों इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना होगा। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। ओम इसकी एसआई यूनिट है, और महो किसकी है दोस्तों, ये चालकता भाई साहब का है। ये किसका है, ये चालकता की महो क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आपके फेवर में खड़े रहते हैं। किसी कार्बन से निर्मित प्रतिरोध में भूरा पट्टी का जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है ना, भूरा पट्टी का टॉलरेंस दोस्तों ±1%, कितना, ±1%। अगर मैं कहूँ दोस्तों जो इसका
टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ना, क्या होता है इसका, जो इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 100 ppm प्रति के, कितना होता है 100 ppm प्रति के, इसका क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, और इसका +-1 क्या होता है, टॉलरेंस होता है। किसी सेरामिक प्रतिरोध का रंग इस प्रकार है कि प्रारंभ में कैसा है, लाल कलर, फिर है पीला कलर, फिर है भूरा कलर, और अंतिम में कैसा है, वो है दोस्तों सिल्वर कलर। प्रतिरोध का वास्तविक मान कितना होगा, एक लॉजिक के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं, और वो लॉजिक सुनना। पहला क्या है, लाल, लाल किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। पहला है ब्लैक 0, फिर ब्राउन 1, लाल का 2 हो गया। तो 2 किस में है, देखिए इसमें तो है नहीं, ये हो गया गलत, इसमें भी नहीं है, ये हो गया गलत, यानी कि ये दोनों दोस्तों हो गए गलत। अब ए और सी में ही गेम है, ए और सी में ही कंपटीशन है। अगला स्टेप देखना, लाल कंप्लीट हो गया, पीला, पीला किस में आता है, 4 नंबर पे आता है। ध्यान से सुनना, पीला 4 नंबर पे आता है, लेकिन ऑप्शन 1 में यहां पर क्या है, दूसरे नंबर पे 3 है, इसलिए यह भी गलत। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बस सिल्वर का देख लीजिए +-10 है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो +-5 हो, तो भी दोस्तों आप आंख मूंद के इसका आंसर कर दे तो हो जाएगा गलत। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आंसर इसका क्या होगा 2410 +-10% इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और इसका देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। पीपीई क्या है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये क्या करता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सवाल क्यों आया आप तक, है ना, ये सवाल क्यों आपके सामने आया, सुनना। सुरक्षा ना दोस्तों, सुरक्षा चाहे आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, सुरक्षा देखिए सबसे अधिक जरूरी है ना। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक के हैं, चाहे दोस्तों आप मेडिकल लाइन से हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग लाइन से हैं, किसी भी लाइन से हैं आप, सुरक्षा तो हर किसी के लिए दोस्तों एक बराबर है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका पूरा नाम है। ये दोस्तों व्यक्ति को ना ये बीमारी और चोट यानी कि संक्रमण और चोट दोनों से सुरक्षा करता है, पीपीई, यही इसका क्या है पूरा नाम है। तो ये रहा दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण क्लास है, और ये क्लास कैसा लगा आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। और देखना इससे पहले वाला जो हमने क्लास लिया था, है ना, 6 नंबर का क्लास, उस क्लास को भी आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और देखना है कि जो 6 नंबर वाला क्लास है, यानी कि इससे पहले वाला जो क्लास है, उस क्लास में भी हमने कितना कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचाया है। बस दोस्तों दिल से दिल तक की क्लास में ये क्लास कितना आपको पसंद आया, और आपके सपनों के प्रति दोस्तों मैंने इस क्लास को समर्पित कर दिया था आपके नाम। अब आपको कमेंट करके बताना है ये क्लास कैसा लगा। और इसी प्रकार दोस्तों निमी टेक्निकल परिवार से आप जुड़िए, और जुड़ करके तैयारी करिए, और दूसरे विद्यार्थियों तक भी इस क्लास को शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ और नए अंदाज के साथ। तो चलिए दोस्तों इंतजार करिएगा, आपके इंतजार को एतबार में बदलने मैं जरूर आऊंगा। तो चलते हैं, कल फिर से मिलते हैं एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ। थैंक यू।